Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we start a new chapter, that is gravitation. Chapter number 5, gravitation. उसका हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है। आपने सुना होगा कि एवरी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इन द यूनिवर्स। कि मतलब यूनिवर्स के अंदर हर दो चीजों के दरमियान एक फोर्स मौजूद है जो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट हमें न्यूटन ने दिया था। तो उसकी लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। कि पूरी आप कहते हैं यूनिवर्स, आप पूरी कायनात के अंदर कहते हैं, पूरी कायनात के अंदर आपके पास एक फोर्स मौजूद है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि जमीन और सूरज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, चांद और जमीन एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दो चेयर्स एक रूम में पड़ी हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं, खींचती हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि यहां पे हर जगह जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मौजूद है इन द यूनिवर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के दरमियान पूरी कायनात के अंदर। फिर वो आगे कहता है दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कि ये जो फोर्स है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान प्रेजेंट है, जो एक दूसरे को तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम इस तरह लिखते हैं कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to product of their masses। मतलब F is proportional to m1 multiply m2। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट ले लें, हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लें। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसको आपने नाम ए का नाम दे दिया। ये हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, इसको आपने बी का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं इसका मास हमारे पास क्या आ गया, m1 आ गया, इसका मास क्या आ गया, m2 आ गया। अब ये m1 m2 को अपनी तरफ खींचता है, m2 m1 को अपनी तरफ खींचता है। हम ये कहते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट्स मीन इनके दरमियान क्या चीज मौजूद है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। हम साथ ये कहते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इन दोनों का जो मास है, इन दोनों का मास है, इन दोनों के मास के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब मास की मैग्नीट्यूड कम है, मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है तो फोर्स उस लिहाज से होगी। अगर ऑब्जेक्ट का मास 100 किलोग्राम है तो मास ज्यादा होने की वजह से आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट्स मीन अगर ऑब्जेक्ट जितने स्मॉल होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, ऑब्जेक्ट जितने लार्ज होंगे, जितने बड़े होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये वजह हमने यहाँ पे लिखा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2। मतलब प्रोडक्ट ऑफ आ गया m1 मल्टीप्लाई m2 आ गया, प्रोडक्ट आ गया कि मास की क्वांटिटी, मास की मैग्नीट्यूड जितनी ज्यादा होगी। इस तरह मैंने कहा कि दो चेयर्स ली हैं। अब दूसरी तरफ हम क्या लेते हैं, दूसरी तरफ हम क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो बुक्स हैं। अब बुक्स का मास कम है और चेयर्स का मास क्या है, ज्यादा है, तो बुक्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी क्योंकि उनका मास कम है, और चेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उनका मास क्या है, ज्यादा है। पहली बात, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहली बात हमने की कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। पहली बात हमने ये की कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मास के। अब तीसरी बात हम कहते हैं कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मतलब f इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r का स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि हमने ये कहा कि ये इसका ऑब्जेक्ट का सेंटर आ गया, ये इसका ऑब्जेक्ट का क्या आ गया, सेंटर आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ये आ गया, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ये आ गया। इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान जो फासला है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, r से। हम कहते हैं ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए आपके पास दो मैग्नेट है, मैग्नेट के दरमियान का फासला आप कम करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। इस तरह जो दो मैग्नेट्स के दरमियान आप फासला इंक्रीज करते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे से दूर लेके जाए, तो दूर लेके जाने की वजह से फोर्स क्या हो जाएगी, कम होगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस बढ़ाया, डिस्टेंस ज्यादा किया, फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम किया, फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट ये था कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r का स्क्वायर। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं, 2 कह देते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन इक्वेशन 1 और 2 जब कंबाइन करते हैं यहां से हमारे पास ये बनेगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2 और डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम रिमूव करते हैं। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप रिमूव करते होते हैं तो आप पास यहां पे अगेन हमेशा क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो हमने कहा F इक्वल्स टू कांस्टेंट, आगे क्या हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई m2 और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब मजीद सिंप्लीफाई करें, यहां पर हम लिखते हैं F इक्वल्स टू कैपिटल G आगे आ गया m1 मल्टीप्लाई m2 और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ व्हाट इज G जो हमने लगाया है, इस G का क्या मतलब है, तो ये G हम यहां पे लिखते हैं कि हियर जो हमारे पास G जो है मतलब कैपिटल G जो है ये इक्वल है 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मतलब यहां पे हियर कैपिटल G इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पे आपके पास जो G हमने लगाया है, G हमने कांस्टेंट लगाया, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हमने रिमूव किया, उसको हटाया है, तो उसकी जगह हमने क्या लिखा है, इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा है। उसकी हमने इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा है। जब इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा है तो कांस्टेंट हमारे पास कोई ना कोई आप कह सकते हैं कोई नंबर होता है, कोई यहाँ पर अल्फाबेट होता है जिसको हम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे न्यूटन ने अपने लॉ के अंदर जो कांस्टेंट लिखा था वो कैपिटल G लिखा था और साथ में कहा था ये है दिस G कैपिटल G स्मॉल g फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, याद रखें। ये कैपिटल G ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, दोनों में फर्क है। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसको आप स्मॉल g कहते हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसको आप कैपिटल G कहते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं हियर कैपिटल G विल रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पे कैपिटल G किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहां पास क्या फोर्स ऑफ क्या है, ग्रेविटेशन है। एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -11 और साथ आगे हमने इसकी यूनिट लगाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। मतलब समझ आ गई कि हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया, उसकी जगह हमने इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाया। तो कांस्टेंट कोई अल्फाबेट था, यहां पे हमने इसको G लिखा जो न्यूटन ने हमें अपने लॉ के अंदर दिया हुआ है। तो हमने साथ ये बता दिया हियर G कैपिटल G इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Here capital G is known as gravitational constant and its value is 6.67 multiplied 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, याद रखें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, उसमें पहला फैक्टर्स ये है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आप कह सकते हैं डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, ये दो ऑब्जेक्ट्स के मास पे भी डिपेंड करती है, ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो इट्स मीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू न्यूटन ने फाइंड आउट की थी, ये वैसे अपने पास से नहीं की, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे आता है, तो वो जिन बातों पे वो डिपेंड करता है वहां से हमारे पास उसका जो है आंसर आता होता है। तो ये चार चीजों पे डिपेंड करती है। देखें, प्रोडक्ट ऑफ मतलब मासेस पे डिपेंड करती है, फोर्स पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और चौथी जो चीज है इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मीडियम पे डिपेंड करती है। मतलब मीडियम से मुराद ये हो सकता है जिस तरह हम कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एयर मौजूद होती है, तो एयर क्या है, मीडियम है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मीडियम आप एयर ले सकते हैं, कोई और मीडियम भी हो सकता है, जरूरी नहीं एयर ही हो, वाटर भी हो सकता है, सॉलिड्स भी मीडियम है। लेकिन यहाँ पे हम ये कहते हैं ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मीडियम पे डिपेंड करती है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें फॉर एग्जांपल आपके पास है जी ये आ गया F इक्वल्स टू GM1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर आपको कहता है कैपिटल G की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। R देखिए क्या हो रहा है, F इक्वल्स टू GM1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां से आपने क्या किया है, R स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, R स्क्वायर को दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ये यहां से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसी तरह M1 M2 को आप दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब दोनों तरफ इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से कैपिटल G आपका किसको मिलाएगा, FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2 के। तो अगर आपके पास आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जो दो ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं उनका मास कितना है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। ये वैल्यू यहां पे डाल के आप भी में एक्सपेरिमेंटली जो है कैपिटल G या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पे एक बात क्लियर करता चलूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि F जो है मतलब फोर्स जो है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। तो आपसे कहता है कि अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं, डिस्टेंस को हम डबल कर लेते हैं, मतलब R की वैल्यू 1 मीटर थी, तो R को अगर आपने 2 मीटर कर दिया, R को आपने क्या कर दिया, 2 मीटर कर दिया, तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप उसे कह सकते हैं कि अगर हमने डिस्टेंस को डबल किया है तो फोर्स हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी, आधी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखें, डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, डिस्टेंस को डबल करने की वजह से फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, आपके पास हाफ रह जाएगी। तो दैट इज ऑल अबाउट न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।